नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई YouTube वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, अब जैसा आपको पता है कि मई में आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हैं और जून में आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम हैं। तो जितने भी सीए और सीएस के स्टूडेंट जो कि इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव में हैं और आने वाले मई और जून अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो आपका नया जो डीटीसी कोड आया है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, तो वो आपके सीएस और सीए स्टूडेंट्स जो हैं उनके इस साल जो भी 2026 में एग्जाम होंगे उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि अभी तो मैं हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आया हूँ, इसके अलावा भी जो भी वीडियोस आएंगी तो वो सभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग होंगी। और जो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका पर्पस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है ये देखना नहीं है। अभी आपका पर्पस है कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छा करना है, और एग्जाम में आपके लिए 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है तो वो अप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि जो नया डीटीसी कोड आ गया उसको लेके बैठ के पढ़ने के लिए। तो आपको अभी एग्जाम पर्पस से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है हमारा, उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है। देखिए, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, जिस सेक्शन में हमें ये बताया जाता है कि क्या बेसिस है जिसके ऊपर की, मतलब जिस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि जो इनकम आ रही है एक एसएससी की, वो किस हेड में जाके टैक्सेबल होगी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है ये है सेक्शन 22, और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस कोट करना, मैं बताऊं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता एग्जाम में, लेकिन अगर आपने कोट किया है तो उसको आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा ही मिलेगा, और आपने कोट नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए आपको जो सेक्शंस हैं वो आपको याद रखनी है। तो जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 22। और सेक्शन 22 जो है वो क्या कहता है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी से हमारी इनकम आ रही है वो इस हेड में जाके टैक्सेबल होगी। देखिए, जो हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका जो घर है एक, उससे आपकी दो टाइप की इनकम हो सकती है। या तो आप उस घर को बेचेंगे तब आपके पास पैसे आएंगे, या आपने उस घर को रेंट पे लगा दिया तो आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपने घर को बेचा है और उससे जो इनकम आ रही है आपके पास, तो वो जो हमारी इनकम होती है वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में जाके टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपने उस घर को रेंट पे लगाया है और फिर कोई इनकम आ रही है, तो वो जो इनकम होती है वो आपका जाके टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और अभी जो हम फिलहाल ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेंटल इनकम देखना है, यानी क्योंकि देखिए और तो कोई तीसरा तरीका है नहीं इनकम आने का। आपके पास एक घर है, उससे दो ही तरीके से इनकम आ सकती है, या तो आप उसको बेच दे या फिर उसको रेंट पे लगा दे। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास घर है तो मोदी जी आएंगे कहेंगे कि नहीं चलो ये इंसेंटिव लो। उल्टा गवर्नमेंट टैक्स लेती है, देती तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी रेंटल इनकम आएगी वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होगा। मतलब एकदम सिंपल आपको इस चीज़ों को रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक किराएदार आया, उसने कहा कि भाई मुझे एक रूम चाहिए। ऊपर का मेरा एक रूम खाली था, मैंने उस किराएदार को रूम दिया। 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना जो भी आ रहा है, वो जो इनकम आ रही है वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो जो भी इनकम रेंट की इनकम होती है वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो हाउस प्रॉपर्टी में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें सबसे जरूरी चीज जो देखनी है वो है एनुअल वैल्यू। क्या होता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हर चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग, जैसे पीजीपीपी में आपको अलग टर्म्स मिलेंगे, कैपिटल गेन में अलग टर्म्स मिलेंगे, सैलरी में अलग टर्म्स मिलेंगे, अदर सोर्स में अलग टर्म्स मिलेंगे, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें भी अलग टर्म्स मिलेंगे। तो ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक टर्म है एनुअल वैल्यू। जो भी हम टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो एनुअल वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हम जो टैक्स वगैरह निकालेंगे तो उसके लिए हमें पहले उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एनुअल वैल्यू निकालने में नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपकी रेंट की इनकम आती है फिर उस पर एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसके ऊपर टैक्स जाता है। लेकिन इस चीज़ के दो एक्सेप्शंस होते हैं।
दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि जो आपकी एनुअल वैल्यू होगी वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होके आपके पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगा। अब वो दो जो पॉइंट है वो क्या है, वो दो एक्सेप्शन क्या है, तो देखिए उसको मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहला जो एक्सेप्शन है आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि portions of property occupied by the SSC for the purpose of any business or profession carried on by him। तो पहला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए एक घर है मेरा, मान लीजिए 2 मंजिल का है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे मैंने एक दुकान खोल ली। अब मैंने दुकान खोल ली तो अब जो मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका कहाँ यूज हो रहा है, सॉरी, वो आपका कहाँ यूज हो रहा है, वो आपका यूज हो रहा है दुकान में यानी कि बिजनेस में। अब वो क्योंकि बिजनेस में यूज हो रहा है तो उसमें मैं अपने आप को तो रेंट दूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई मेरा ही घर है। अब मैं अपने घर में अपनी ही कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो मैं खुद को तो रेंट दूंगा नहीं। लेकिन एक्चुअल इनकम टैक्स क्या कहता है कि एक हाउस आपका सेपरेट चीज है, अब बिजनेस आपका सेपरेट चीज है। तो अब क्या हुआ कि मैं अपने आप को खुद एक्चुअल में रेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरे बिजनेस में क्या है कि मैंने एक प्रॉपर्टी हायर की वो दिखाया जाएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी ली जिसमें मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में भी उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज किया उसकी भी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी और उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस में मैं उसका बेनिफिट भी लूंगा, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी वो एनुअल वैल्यू जाके आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका पीजीबीपी हेड में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। अब इस पे एक्चुअल में आपका टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस चैप्टर में कौन सी ऐसी इनकम है जो आके टैक्सेबल होगी। अभी हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ उसका जो टैक्स होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा, बल्कि उसको हम पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए मान लीजिए कि कोई एक एसएससी है, यानी कोई पर्सन है फॉर एग्जाम्पल। अब उनका काम ही यही है कि वो जो घर है वो किराए पे देते हैं। घर नहीं, घर तो आपका हमेशा क्या होता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए जिसमें आप रहते हैं उसमें कोई किराएदार वगैरह आता है, तो उस केस में तो क्या होता है कि वो हमेशा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होती है हमेशा। चाहे कोई बड़ा बिल्डर ही दे रहा है या उसका काम ही है, या फिर कोई नॉर्मल आदमी ही दे रहा है, तो जो भी रहने वाला जो हाउस होता है, वो जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उसका तो कभी भी आप जो रेंटल इनकम होती है वो हमेशा जाके आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। लेकिन प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक तो जो आपका नॉर्मल पर्सनल टाइप की प्रॉपर्टी हो गई रेजिडेंशियल, और दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान वगैरह होती है, मॉल्स वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें होती है मॉल्स में, या कंपनीज वगैरह होती है, जैसे कि गुड़गांव वगैरह में पूरा स्पेस वगैरह लेती है कंपनी, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग कंपनियां ऑपरेट कर रही होती है फ्लोर वाइज, या एक ही फ्लोर में बहुत सारी कंपनियां भी होती हैं बहुत जगह। तो उस टाइप की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब मान लीजिए वहां पे क्या होता है कि एक कोई बड़ा बिल्डर है, उसने 6-7 मंजिल की एक प्रॉपर्टी बना ली। अब उसने क्या किया कि हर फ्लोर पे एक एक अलग अलग कंपनी को उसने रेंट पे दे दिया। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि मान लो कि मेरा बिजनेस ही है कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का, तो अब वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो है नहीं, वो मेरी कौन सी इनकम, वो तो मेरा बिजनेस हो गया। तो जब मेरा बिजनेस ही वही है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगी। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी में ले जाके टैक्सेबल करने का, क्योंकि देखिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं लोगों को सैलरी भी दे रहा हूँ, मेरे 50 तरह के खर्चे होंगे, मैं कुछ असेट खरीद रहा हूँ उस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ, प्लस रेंट जा रहा है मेरा खुद का भी, बाहर कोई गार्ड खड़ा है या फिर गार्डनर वगैरह है, मतलब 50 तरीके के खर्चे हैं। जबकि हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 30% का एक डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन बिजनेस में मैं चाहूँ तो जितना मर्जी एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ।
और एक्चुअल में ये बिजनेसमैन को मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में तो उनका बिजनेस है। अब उनको आप हाउस प्रॉपर्टी में ले जाके एक लिमिट तक तो वो लिमिट नहीं कर सकते कि नीचे आप सिर्फ 30% का ही बेनिफिट ले। भाई जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो सबके लिए एलिजिबल है। तो ये जो दो केसेस हैं, क्योंकि अब हाउस प्रॉपर्टी में देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम एनुअल वैल्यू देखेंगे। तो एनुअल वैल्यू जो इन दो केसेस में क्या होगा कि वो आपका पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगी। कौन से दो केसेस? एक तो जो खुद मेरी प्रॉपर्टी है और उसको मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, तो जो उसकी एनुअल वैल्यू होगी वो हमेशा पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरा कि कोई ऐसा एसएससी है जिसका काम ही है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर दे रहे हैं तो हमेशा आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होगा। रेजिडेंशियल हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होगी, और जो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसको लेट आउट करने का मेरा बिजनेस है तो वो आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब बारी आती है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है। हम जो ये हाउस प्रॉपर्टी का जो पूरा चैप्टर जो डिपेंड करता है वो करता है कि भाई ये क्या कहता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी से जो रेंट की इनकम आ रही है उस पे आपका टैक्स लगेगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन वो प्रॉपर्टी है क्या, वो प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, हम किसे प्रॉपर्टी कहेंगे, तो यहाँ पे हमें वो चीज देखनी है। तो देखिए प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, यानी कि जो प्रॉपर्टी होगी वो हम कहेंगे कि या तो वो बिल्डिंग हो या कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। लैंड अपर्टेनेंट यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है बिल्डिंग को ए पॉइंट में कि बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट आल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग्स, यानी कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है उसको भी हम बिल्डिंग का में काउंट करेंगे। कोई ऑफिस है, शॉप है, गोडाउन है, या फिर कोई अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस है, तो वो भी आपकी बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अब सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि लैंड अपर्टेनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गराज, ईटीसी, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक ऑफिस स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुरुग्राम का, कि वहां पे उद्योग विहार साइड या कहीं भी जगह एक कोई बिल्डिंग खड़ी है। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे प्लेसेस पे जो बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसके साथ में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको वहां पे गराज देना पड़ेगा, यानी कि पार्किंग लॉट बनाना ही पड़ेगा। तो पार्किंग की फैसिलिटी वहां पे होनी ही चाहिए। तो अब जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो भी तो आपका प्रॉपर्टी है, और उसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्पेस वगैरह आपको रखना पड़ता है। ये कुछ आर्किटेक्चरल चीजें हो गई, इसमें ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि आपको थोड़ा गार्डन वगैरह टाइप बना के रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं रेरा के, जो अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो उनका कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पे रखनी पड़े, यानी कुछ स्पेस वगैरह देना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई गार्डन वगैरह बनाते हैं, या फिर अगर नहीं भी ऐसा है तो शो के लिए ही मान लीजिए किसी ऑफिस में गार्डन वगैरह है तो उसको भी हम प्रॉपर्टी का हिस्सा मानेंगे। ये चीज लिखी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हैं, जिस सीट पे आप बैठे हैं उसको आप प्रॉपर्टी बोलेंगे, लेकिन जहां आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जिस गार्डन में आप घूम रहे हैं, उसको आप कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मीन्स द वूल बिल्डिंग प्लस दैट गराज एंड दैट गार्डन, वो सबको मिला के आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी का जो मीनिंग है वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं इसमें। कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस है जिसके बेसिस पे जो चार्ज आपका क्रिएट होगा, यानी कि जो इनकम है आपकी वो टैक्सेबल मानी जाएगी। ऐसा तो है नहीं मान लीजिए कि मैं अपने घर में ही रह रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। अब जो घर है वो मेरे पेरेंट्स के नाम पे है, मेरे डैडी के नाम पे है, और मैं उन्हें हर महीने 25,000 या 30,000 रुपए दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि नहीं आप अपने पेरेंट्स को पैसे दे रहे हो तो उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे। वो आपके पेरेंट्स की इनकम हो गई, क्योंकि आप उनके घर में रह रहे हैं, घर उनके नाम पे है, तो इसको हम रेंट मान लेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए बहुत ही इलॉजिकल सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या होता है कि लॉ बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉ नहीं होंगे, कुछ कंडीशंस नहीं होंगी, तो फिर चीजों को कैसे भी घुमाया जा सकता है।
तो इसी चीज के लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं कि चार्जेबिलिटी की कंडीशंस क्या होगी, और अगर ये जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई होती है तभी जो आपकी इनकम आ रही है, जो आपके पास पैसा आ रहा है वो टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आया तो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, हर चीज की कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट है ये आपको बताता है कि किन किन बेसिस पे और किन किन रिसीट्स पे आपके पास टैक्स, आपके पास जो अमाउंट आया है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दे रखी है हमारे पास चार्जेबिलिटी की, उसमें 4 कंडीशंस दी हैं, जिसमें कि सबसे पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो उसमें आपको पता लग गया था ये। तो देखिए सबसे पहली तो चीज है कि आपके पास प्रॉपर्टी कोई होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है रेंट कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जिस व्यक्ति को रेंट मिल रहा है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अब ऑनर की डेफिनेशन क्या है, देखिए ऑनर का मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्री आपके नाम पे होनी चाहिए। ऑनर का मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल उस टाइम आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं एज ए इंडिविजुअल मैं खुद कहीं किराए पे रहता हूँ। मैं मान लीजिए कि मैंने मिस्टर एक्स से एक प्रॉपर्टी ली रेंट पे, अब मैं वहां रह रहा हूँ। अब मैंने वो प्रॉपर्टी किसी और थर्ड पार्टी को दे दी। मिस्टर एक्स से लेके मैंने मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी दे दी और वो मिस्टर वाई से मेरे को रेंट मिल रहा है। तो उस मिस्टर वाई के केस में क्या होगा कि प्रॉपर्टी का ओनर मैं होऊंगा। तो और इनकम टैक्स एक्ट भी जो रेंट मुझे मिस्टर वाई से मिल रहा है उसके लिए मुझे ही इस प्रॉपर्टी का ओनर मानेगी। मैं रियल ओनर नहीं हूँ इस प्रॉपर्टी का, ना ही कभी बन सकता हूँ, क्योंकि जब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही नहीं है तो मैं कैसे बन जाऊंगा। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से मैं ओनर माना जाऊंगा, सिर्फ इनकम टैक्स चार्जेबिलिटी के पर्पज से, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल मेरे पास है और वो कंट्रोल मैंने किसी दूसरी पार्टी को दिया है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल अभी भी मेरे पास है। तो मैं जब चाहूँ तो मिस्टर वाई को हटा सकता हूँ उस प्रॉपर्टी से। तो उस पर्पज, तो जो इनकम टैक्स है उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाऊंगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर एनी पर्पस बट नॉट बाय द ओनर। देखिए जो प्रॉपर्टी है वो मस्ट बी यूज होनी चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी यूज तो होनी चाहिए और ओनर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा घर है, अब मैं उसका ओनर हूँ, अब मैं खुद ही रह रहा हूँ, मैं खुद को तो रेंट दूंगा नहीं, या मैं खुद रह रहा हूँ तो उसकी एनुअल वैल्यू तो निकाली जाएगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉपर्टी मैंने किसी को दी है, भले ही रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी हो या कमर्शियल पर्पज की दी हो, दैट डजेंट मैटर। मैंने किसी को किराए पे रहने के लिए दी या फिर मैंने कहा कि नहीं जी मेरे घर के नीचे वाले रूम में आप दुकान ही खोल लो, किसी मैंने थर्ड पार्टी को कहा। तो वो चीज क्या होती है कि वो किसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, भले ही रहने के लिए हो या दुकान खोलने के लिए हो, किसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। और एंड बट नॉट बाय द ओनर। और मैं क्योंकि ओनर हूँ, अब मैं खुद ही अपने घर में रह रहा हूँ तो खुद तो एनुअल वैल्यू निकालूंगा नहीं मैं। खुद तो ऐसा होगा नहीं ना कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसमें भी मुझे रेंट देना है, वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो जो प्रॉपर्टी है इसमें हमें थर्ड पॉइंट में समझना है कि वो प्रॉपर्टी किसी यूज होनी चाहिए, किसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए बट नॉट बाय द ओनर। और फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। देखिए मैंने कहा कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का है, रेंट पे लगाने का नहीं है, खरीदने बेचने का है। लेकिन मैंने अभी उसको एज अ स्टॉक रख रखा है और वो प्रॉपर्टी मैं बेच नहीं रहा। तो अब कायदे से तो इस पे देखिए लगना नहीं चाहिए टैक्स, क्योंकि मैं कोई रेंटल इनकम तो कमा नहीं रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने उसे एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है तो भी उस पर हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे और उस पे टैक्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक्सेप्शन होता है, एक एग्जम्पशन बेसिकली दे रखी है गवर्नमेंट ने कि जब भी आप जिस दिन भी आप इसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड डिफाइन करते हैं तो उससे 2 साल तक उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही वो 2 साल पूरे हो जाते हैं फिर उस पर भी आपका एनुअल वैल्यू गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी और उस पर टैक्स लगाएगी। तो ये हो गया हमारे कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। कंपोजिट रेंट, अब देखिए हमें देखना है कि यहाँ पे कंपोजिट रेंट क्या होता है। ये बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई घर किराए पे लिया तो आपने सिर्फ कोई कमरा ही किराए पे लिया है,
उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह होते हैं या फिर यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह, वो सब आपके खुद के होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप इस टाइप का घर लेते हैं जिसमें कि ऑनर कहता है कि देखिए घर तो हम आपको दे ही रहे हैं, साथ में फर्नीचर वगैरह भी हमारा सारा होगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में गए, फॉर एग्जांपल बैंगलोर गए, अब वहां अपना खुद का फर्नीचर तो लेके जाएंगे नहीं, तो आप ऐसा रूम देखेंगे भाई जिसमें बेड वगैरह, सोफा वगैरह सब कुछ हो। तो उस टाइप का जो हाउस होता है, उस टाइप का जो घर आप लेते हैं, उसमें क्या होता है, कंपोजिट रेंट लगता है। कि जो घर का रेंट जो तो आप दे ही रहे हैं, वो लग रहा है, वो तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में आप उस बेड का, फर्नीचर का, यूटेंसिल्स का भी रेंट दे रहे हैं। तो इस टाइप की केसेस को हम कंपोजिट रेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपोजिट रेंट में और भी चीजें इंक्लूड होती है, कि मतलब वो अकेला रेंट इंक्लूड नहीं होता हाउस का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी इंक्लूड होते हैं। या फिर मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग में कोई घर लिया रेंट पे, तो उसमें क्या लिफ्ट भी होती है, फिर क्या होता है जनरेटर वगैरह भी होता है। ऐसी सोसाइटीज में वहाँ पे आपका इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा होता, वहाँ पे आपका जनरेटर होता है कि बाई चांस लाइट चली गई तो पावर बैकअप हो रहेगा आपके पास। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है आपकी सोसाइटी के बाहर। तो इस टाइप की चीजें होती है, तो जो रेंट आपका होता है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस टाइप का जो रेंट हम पे करते हैं उसको हम कंपोजिट रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे और इसमें क्या होता है कि आपको बाइफरकेट करना पड़ता है, जो टैक्सेबल पर्पस के लिए कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाएगा या किसी दूसरे हेड में क्या जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस हम अभी कंपोजिट रेंट का मीनिंग समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो भाई हाउस के रेंट के अलावा जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, लिफ्ट के लिए या सिक्योरिटी के लिए, तो वो सब मिला के हम एक रेंट दे रहे हैं, तो वो मिला के जो क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट रेंट हो जाएगा। अब बारी आती है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट रेंट, कि कंपोजिट रेंट का जो टैक्स होगा वो किस टाइप से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से टैक्स लगते हैं। पहला तो होगा कि अगर जो लेट आउट, जो प्रॉपर्टी है आपकी, लेट आउट बिल्डिंग है और अदर एसेट आर इनसेपरेबल, अगर उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, मान लीजिए कि मैंने घर लिया, वो उसमें लिफ्ट भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, मैं मिला के 50,000 का रेंट पे कर रहा हूँ। अब मैं उसमें बाइफरकेट नहीं कर सकता कि भाई लिफ्ट के लिए मैं कितना दे रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितना दे रहा हूँ, या फिर सिर्फ पर्टिकुलरली घर घर के लिए कितना दे रहा हूँ। उसमें बस मेरा टोटल रेंट मुझे पता है कि 50,000 है। तो इस केसेस में क्या होगा कि इनकम विल बी टैक्सेबल ईदर एज अ बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इवन इफ द रेंट फॉर टू लेटिंग्स आर फिक्स्ड। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो इनकम होगी, इस टाइप की जो इनकम होगी, क्योंकि अगर मैं अपने किसी टेनेंट को, मैं लैंडलॉर्ड हूँ फॉर एग्जांपल, मकान मालिक हूँ, मैंने किसी किराएदार को ऐसा घर दिया है जिसमें कि बाकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड का कितना मैं चार्ज कर रहा हूँ, लिफ्ट का कितना चार्ज कर रहा हूँ, जनरेटर का कितना चार्ज कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली हाउस रेंट का कितना चार्ज कर रहा हूँ। तो उस केसेस में क्या होगा कि जो मेरी इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना टैक्सेबल होके वो या तो बिजनेस इनकम में जाएगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अब बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज में और क्यों लिखा है कि ये दोनों में जा सकता है, लेकिन वो नेचर देखा जाएगा। अगर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस इनकम, अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो फिर अदर सोर्सेज में। तो वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना समझना है कि अगर कोई इस टाइप की प्रॉपर्टी है जो कि सेपरेबल है, यानी कि उसमें अलग नहीं कर सकते हम कंपोनेंट की किस चीज के लिए कितना है, तो उस केसेस में क्या होगा कि वो जो इनकम होगी आपकी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। देन अब सेकंड पॉइंट है कि इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर असेट्स आर सेपरेबल। अब बारी आती है कि अगर आप सेपरेट उन्हें कर सकते हैं तब कैसे टैक्सेबल होगा, तब उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। तो उन केसेस में क्या है कि जो देन इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर जो आपका प्रॉपर्टी का है वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, वेयर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वेयर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो 5 हेड है उसकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो, यानी कि जो लिफ्ट, सिक्योरिटी गार्ड, उन सब की बातें कर रहा था मैं, तो उन सब की इनकम की बात कर रहा है कि वो या तो आपका बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब बारी आती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एनुअल वैल्यू। क्योंकि जो भी इसकी टैक्सेबिलिटी हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम एनुअल वैल्यू के बेसिस पे, ना कि सिर्फ रेंट के बेसिस पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं,
फिर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, तो उस वो कैसे चार्ज करती है, वो निकालती है उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। तो इसमें जो सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपके लिए होगा सेक्शन 23। तो जो सेक्शन 23 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया यानी एमसीडी को जो आप टैक्स पे करते हैं, फिर जो डिफरेंस आएगा आपका वो हो जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू के बेसिस पे आपका टैक्स लगेगा। अब बारी आती है कि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी होती कितने टाइप की है। अब हमें जीएबी निकालना भी सीखना है, हमें ये भी देखना है कि म्युनिसिपल टैक्स कैसे अलाउ होता है, और उसके बाद हमारा नेट एनुअल वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप की हाउस प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक तो हो गया आप सिंपल समझिए कि भाई हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पे मैंने लगा रखी है, उस पर जो रेंट आता है उसको मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि टोटल 7 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा where the property is let out throughout the previous year। क्योंकि देखिए अलग अलग केस हो सकते हैं। तो पहला तो सिंपल सा केस है कि जब आपने 1 अप्रैल 2025 से मान लीजिए 31 मार्च 2026 तक पूरे साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे लगाई, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि when let out property is vacant for the part of the year। मान लीजिए कि 6 महीने तो रेंट पे लगा था, लेकिन 6 महीने किराएदार आपके छोड़ के चले गए। आप लगाना चाहते थे रेंट पे, लेकिन कोई किराएदार आपको मिला नहीं और 6 महीने खाली रह गया। फिर तीसरा केस है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आप खुद रह रहे हैं, या फिर आपने कोई घर बना रखा है। मान लीजिए मैं नजफगढ़ में रहता हूँ, मैंने द्वारका में एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है और वहां पे मैंने खाली छोड़ रखा है उस प्रॉपर्टी को, तो उसे हम कहेंगे अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में। चौथा है आपका वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब 6 महीने के लिए तो मैंने रेंट पे लगा रखा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि बाकी के 6 महीने मैं खुद ही उसमें रहने लग गया। या फिर 8 महीने के लिए मैंने रेंट पे लगा रखा है, बाकी के 4 महीने के लिए मैंने कहा कि नहीं जी अब मैं रेंट पे नहीं लगाऊंगा, मैं खुद ही रहूंगा। या फिर मैं पहले रह रहा था उस पे खुद ही, और बाद में मुझे पैसे की नीड हुई तो मैंने उसमें से एक रूम अपना रेंट पे लगा दिया ड्यूरिंग द ईयर। पांचवा पॉइंट है आपका इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। बहुत बार क्या होता है कि आप किराए पे तो नहीं लगाते अपना घर, लेकिन भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हम मान लेंगे, हम डीम्ड कर लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। तो वो भी एक केस है जो कि हम फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे। अब छठा पॉइंट है यहाँ पे इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैंने ऊपर भी आपको एक बार बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या होता है, मान लीजिए आपका बिजनेस है खरीदने बेचने का, और आपने उस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक दिखा रखा है, अब उससे कोई इनकम तो जनरेट हो नहीं रही, तो उसको भी हम एनुअल वैल्यू के लिए उसका भी एनुअल वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा। हालांकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होता है, जब 6 पॉइंट को डिटेल में हम पढ़ेंगे नीचे तब देखेंगे वो। सातवां केस है हमारा इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लीजिए मेरा एक घर है, मैंने फर्स्ट फ्लोर है कि उसको किराए पे लगा रखा है और ग्राउंड फ्लोर पे मैं खुद रह रहा हूँ, तो एक पोर्शन हो गया लेट आउट और एक पोर्शन हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये 7 केसेस हो गए। अब इनको हम सभी 7 केसेस को डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन्हीं के बेसिस पे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको सॉल्व करेंगे। अब हमारा फर्स्ट केस क्या है कि देखिए वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अगर हमने पूरे साल के लिए 12 के 12 महीने में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट कर दी है, यानी कि किराए पे लगा दी है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है। तो सॉरी, सेक्शन 23 सबसेक्शन ए क्लॉज ए और क्लॉज बी, ये दो क्लॉजेस आपके एप्लीकेबल होंगे इसमें, जब आपने प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट की है, यानी कि पूरे साल के लिए आपने किराए पे लगा दी है। तो इसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं कैसे होता है। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द वूल ईयर देन द जीएवी वुड बी हाइयर ऑफ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू एनएवी, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। तो जीएवी हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा आपका वो होगा हाइयर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो देखिए जो आपको रिसीव हुआ या रिसीवेबल है, मान लीजिए 12,000 रुपये मेरा रेंट है। अब पूरे साल का 12 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 1,44,000, तो वो हो गया मेरा एक्चुअल रेंट। भले ही मुझे मिले ना हो, वो रिसीवेबल तो है, अगर रिसीवेबल है तो भी मैं उसको एक्चुअल रेंट मानूंगा।
तो मेरा 1,44,000 मान लीजिए हो गया एक्चुअल रेंट। अब बारी आती, ये तो आप सबके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल रेंट क्या होता है। अब बारी है कि एक्सपेक्टेड रेंट, ये चीज समझने वाली है कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, कि मैं क्या रेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो होता है हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ पे देखिए टर्म्स आपको थोड़ा अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले जीएवी निकालने के लिए आपको क्या देखना है, एक देखना है एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आप समझ गए। अब बारी आती है कि एक्सपेक्टेड रेंट है क्या। एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो है हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड रेंट से। तो यहाँ पे चार टर्म आगे जो आपको समझनी है। पहला हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा हो गया आपका फेयर रेंट, तीसरा म्युनिसिपल वैल्यू और चौथा हो गया स्टैंडर्ड रेंट। ये चारों में आप जब कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो निकालना है वो निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। ये जो चीज आप देख रहे हैं फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों चीजें क्यों देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे तो आप समझ गए इजीली कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी ज्यादा होगा आपका वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अब बारी आती है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। तो देखिए अब हमें देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है और फेयर रेंट क्या होता है। कि पहले तो हम देख रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेवाइंग म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। देखिए जिस भी घर में आप रहते हैं, अगर हम जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो क्या है कि एमसीडी को हम हर महीने टैक्स देते हैं, सॉरी ईयरली टैक्स देते हैं। एक साल में एक बार हमारे पास आते हैं एमसीडी के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि आपका इतना टैक्स है, फिर हमें पे करना पड़ता है। तो वो कैसे टैक्स करते हैं, वो म्युनिसिपल वैल्यू निकालते हैं उसकी। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी आपको एग्जाम में ये सारी चीजें दे रखी होंगी कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, अब फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, ये चीजें निकलती कैसे हैं आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। अभी आपका जो मेन गोल है वो है एग्जाम क्लियर करने का। तो सिंपल सी बात है, जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज डिटरमाइन करती है म्युनिसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो हमें दिया होगा उसमें, और फेयर रेंट में हमें कंपेयर करना है कि ज्यादा क्या है, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद बारी आती है कि फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या है, देखिए फेयर रेंट मतलब हो गया कि जिस भी आप सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट है नॉर्मल। मान लीजिए कि मैं जैसे जिस भी सोसाइटी में रहता हूँ उसके आसपास की सोसाइटी में क्या रेंट चल रहा है उस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का, तो उसको हम कहेंगे फेयर रेंट। फिर बारी आती है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है। तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट होता है वो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। अब वो कैसे डिटरमाइन होता है वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सा समझ में आ गया है बेसिकली कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है और हमें हमारा जीएवी कैसे निकालना है। और ये जब हम कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आ गया, कैसे आ गया कि फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू में से हमारा जो भी ज्यादा है वो, और सब्जेक्ट टू कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो भी वैल्यू डिटरमाइन होगी वो हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी आपका ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका जीवी यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे जो भी आपने प्रीवियस ईयर में पे किया है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो पहला केस था 7 प्रॉपर्टीज में से वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पहले की एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे आप लोग। कि देखिए इलस्ट्रेशन 1 है जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है उसका। जयश्री है जिनके पास की 5 घर हैं इंडिया में और उन्होंने पांचों के पांचों रेंट पे लगा रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसकी जीएवी निकालनी है। तो पहला यहाँ पे हमारे 5 हाउस हाउस 1 2 3 4 5 करके दे रखे हैं और इसमें हमें आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट सब कुछ दे रखा है। तो पहले केस में क्या है कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उसमें से जो भी हाइयर होगा। यहाँ पे हाइयर कौन सा है, हाइयर हो गया आपका ये 90,000। अब बारी है कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड रेंट लिखा है नॉट अप्लीकेबल, यानी इसको इग्नोर करना है। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 90,000। तो इसको और इस 70,000 को हम कंपेयर करेंगे अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें से ज्यादा कौन सा है,
तो ज़्यादा हमारा 90,000 ही है, तो यही हमारा GAV हो जाएगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो फर्स्ट केस में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आया, 90,000 रुपीज। अब बारी आती है हाउस 2 की। हाउस 2 में हमारा म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 55,000, फेयर रेंट दिया है 60,000। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हायर वाला देखेंगे, यानी कि फेयर रेंट, यानी कि 60,000 हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या 75,000 जो है आपका, ये 60,000 से ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा है, यानी कि जो आपका 60,000 आपने GAV निकाला है, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट निकाला है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 75,000 से कम है। तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल से। यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट कितना है, 72,000। तो जो आपका GAV बनेगा वो बन जाएगा आपका 72,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सॉरी। अब बारी है हाउस 3 की। हाउस 3 में हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों 65 दे रखे हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा हमारा 65,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट इन्होंने दे रखा है 58,000। और हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो कभी भी किसी भी केस में आपके वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होगा। आपका एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी आपके स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हो जाएगा 58,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका 58,000, एक्चुअल रेंट है 60,000। तो आपका GAV क्या बनेगा, आपका GAV बन जाएगा 60,000 विच एवर इज हाइयर। अब चलते हैं फोर्थ केस की ओर। फोर्थ केस में हमें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया है, ऑब्वियस बात है 25,000 जो कि ज्यादा है वो आपका हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट नॉट अप्लीकेबल है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट से, तो इस केस में क्या है कि 30,000 आपका GAV हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट है। अब बारी है हाउस 5 की। हाउस 5 में क्या है कि हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 80,000, फेयर रेंट 75, तो विच एवर इज हायर कौन सा है, 80,000। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कम है तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा तो ये हो नहीं सकता। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ 78,000 ही लेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट 72,000 से, तो आपका जो GAV होगा वो क्या निकलेगा, वो आपका 78,000 ही निकलेगा। इसका एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर 90,000 दिया है जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड में भी इन्होंने 72,000 दे रखा है, ये भी सही है हमारा। थर्ड भी सही है, मतलब पांचों ही सही है। इसमें एक बार आप आंसर क्या होगा कि इस आंसर को एक बार पढ़ भी लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर 2-3 लाइनें लिखी रहती है ना कि एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 GAV इज हायर देन, ये लाइन आपको एग्जाम में लिख के आनी जरूरी होती है। क्या होता है ना कि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में करते हैं ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, और उतने ही अच्छे से जो एग्जामिनर होता है वो आपकी मार्कशीट को देखता है। कि अगर इस तरह की 2-3 लाइन, अब क्या होगा आप नॉर्मली सॉल्व करके आ गए तो वो देखेगा और 2-3 नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से थोड़ा लिख देते हैं कि GAV इज हायर देन, GAV इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, तो इस तरह की चीजें लिखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो थोड़ा पॉजिटिव लगता है आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो ये चीजें लिख के आनी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए, और कभी भी क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लिख दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा जो आंसर शीट होती है आपकी वो थोड़ी अच्छी लगती है। अब एक बार एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन 2, कि मिस्टर राजेश है अ ब्रिटिश नेशनल, इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि R&OR है। मैं आपको बता दूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो कोई भी SSC होता है वो 3 टाइप के SSC होते हैं, या तो R&OR यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या फिर R&NOR, या फिर आपका नॉन रेसिडेंट होता है। और जो R&OR होता है उसकी हम ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर राजेश है वो एक R&OR है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। इनका एक घर है लंदन में जिसको इन्होंने रेंट पे लगा रखा है 10,000 पर मंथ यूरो पे, और म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया है 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। द वैल्यू ऑफ 1 यूरो इन इंडिया इज 95 रुपीज, सॉरी पाउंड है ये तो, 95 रुपीज, एक पाउंड 95 रुपीज का हो गया।
तो हमें क्या करना है कि नेट एनुअल वैल्यू बतानी है मिस्टर राजेश की हाउस प्रॉपर्टी की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27। अब क्योंकि मिस्टर राजेश जो है आर एंड ओ आर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू में 12 पर मंथ है तो पूरे साल का निकाल लेंगे 1,20,000, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 95 से। जो भी फिगर आएगी अब उसमें से हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स 8,000 इंटू में 95। एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं कि 10,000 इंटू में 12 इंटू में 95, यहाँ पे आपकी फिगर आ गई 1,14,00,000 रुपए, और फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस कर देंगे 7,60,000 रुपए, तो आपका एनएवी आ जाएगा 1,06,40,000। अब ये भले ही प्रॉपर्टी लंदन में थी, इनकम वहां पे उन्होंने कमाई, एक्रूअराइज सब कुछ वहां पे हुआ, लेकिन क्योंकि मिस्टर राजेश जो है वो एक आर एंड ओ आर है, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, तो इस वजह से इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और जब हम ग्लोबल इनकम इनकी टैक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो म्युनिसिपल टैक्स ये पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी इनको मिलना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट आ गया कि वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि जहां ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि हमने 6 महीने के लिए, तो मान लीजिए कि रेंट पे लगा रखी थी हमने पूरे साल के लिए बल्कि लगा रखी थी, लेकिन 6 महीने के लिए हमारे पास टेनेंट था और 6 महीने के लिए टेनेंट नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ कि वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ऑनिंग टू वैकेंसी एंड द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द ईयर, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विल बी आपका जीएवी ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि क्या होगा कि इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी जैसे नॉर्मल आपका होता था कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रेंट है आपका पूरे साल का मान लीजिए 1,00,000 रुपए, पूरे साल का डेटर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है ना पूरे साल का ही डिटरमाइन होता है, तो वो आपका आ गया 1,00,000 रुपए। लेकिन अब 6 महीने के लिए तो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे थी नहीं, ठीक है, तो आपका एक्चुअल रेंट हुआ वो हुआ 90,000 रुपए। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर देखा जाता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है अगर वो कम है तो भी आप उसी को देखेंगे, एक्चुअल रेंट को ही आप अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। अब बारी है हमारे थर्ड केस की, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि मैं जिसमें खुद रह रहा हूँ, या अनऑक्यूपाइड जो कि मैंने एक घर खरीद रखा है और वो खाली पड़ा है पूरे साल में। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरा घर नजफगढ़ में है, वो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं उसमें रह रहा हूँ। मैंने एक घर ले रखा है द्वारका में। अब उस घर में क्या है कि कोई रह नहीं रहा है, पूरे 12 के 12 महीने वो प्रॉपर्टी खाली रहती है। मैंने बस जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, मेरे पास ऐसे पैसे पड़े थे तो मैंने खरीद के रख लिया कि फ्यूचर में कभी मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो उस टाइम काम आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो इस ये जो पूरा सिनारियो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, इस केस में आपका सेक्शन कौन सा डील करता है, तो वो सेक्शन है आपका सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। ये आपका हो गया सेक्शन जो इस चीज से डील करेगा। और इसका जो हम एनुअल वैल्यू होते हैं, एनुअल वैल्यू होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ऑन रेसिडेंस or unoccupied due to any reason throughout the previous year, its annual value will be nil। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर ऑन रेसिडेंस या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसकी एनुअल वैल्यू जो होगी वो निल मानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है कि फॉर एनी रीजन थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ये चीज पूरे 12 के 12 महीने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए तो वो अनऑक्यूपाइड थी लेकिन बाकी 9 महीने के लिए ऑक्यूपाइड थी, तो वो केस अलग हो जाता है। वो हो जाता है कि पार्ट ऑफ द ईयर, जिससे पहले हमने देखा कि हमने किराए पे लगाया था, पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट था, तो वो अलग चीज है। हमें यहाँ क्या देखना है कि जो ऐसी प्रॉपर्टी की बात करें जो कि 12 के 12 महीने में या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी या अनऑक्यूपाइड थी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है उनका एनुअल वैल्यू हमेशा निल माना जाएगा, प्रोवाइडेड कि नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, यानी कि किसी और तरीके का बेनिफिट आप इससे डिराइव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिजनेस खोल के बैठ गए अपना और फिर आप इसको कह रहे हैं कि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है अनऑक्यूपाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। The benefit of nil annual value is available only up to two self-occupied or unoccupied house property।
तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नील वैल्यू का आप बेनिफिट लेते हैं, नील एनुअल वैल्यू का, तो ये सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी तक ही अवेलेबल है। अब चाहे वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो, मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने मैं इसमें रहता हूँ, 6 महीने इसमें रहता हूँ, या फिर दोनों अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, या फिर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक अनऑक्यूपाइड है। तो जो इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा नील एनुअल वैल्यू का, वो सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मिलेगा। लेकिन ये किन कौन सी 2 हाउस प्रॉपर्टी होगी, ये टोटली मेरा डिसीजन होगा, एसएससी का डिसीजन होगा। फॉर एग्जांपल, आई बीइंग सुशांत हैव 3 हाउसेस, ठीक है, मेरे पास 3 घर हैं, और मैंने कहा कि एक में तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी 2 मेरे अनऑक्यूपाइड हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, 2 ही प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू मैं क्लेम कर सकता हूँ, एक पे मेरे को टैक्स देना ही देना है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसकी मान लीजिए एनुअल वैल्यू है 10 लाख, और 2 अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दोनों की है एक की 5 लाख है, एक की 4 लाख है। तो अब ये मेरे ऊपर है, एसएससी का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो किस एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को एनुअल वैल्यू नील ना माने और किन 2 प्रॉपर्टी की वैल्यू को नील मानना चाह रहा है। वो चाहे तो, जैसे मैं एसएससी मैंने कहा कि जो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मैं इसको नील मान रहा हूँ क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू 10 लाख, और एक जो 5 लाख थी अनऑक्यूपाइड, जो अनऑक्यूपाइड मेरी प्रॉपर्टी थी जिसकी एनुअल वैल्यू 5 लाख थी, मैं उसको भी नील चाह रहा हूँ कि वो उसको भी नील डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी की एनुअल वैल्यू 4 लाख थी, तो मैं कह रहा हूँ कि जी मैं इस पे टैक्स देने को तैयार हूँ। ये टोटली मैं बता दूं आपको कि एसएससी का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी भी 2 प्रॉपर्टी को की एनुअल वैल्यू नील करवा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज्यादा टैक्स आ रहा होगा मैं उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को नील करवाऊंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बेनिफिट दे रखा है एसएससी को कि जो भी आपकी मर्जी है कि आप किन्हीं भी 2 प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को नील मान सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि जिन प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को मैं नील मान रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डिडक्शन वगैरह तो मिलेगा नहीं मेरे को, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज एज एनुअल वैल्यू मीन्स वैल्यू डिटरमाइंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम टैक्सेबल पर्पस के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब जब कह रहा हूँ कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही नील है, जब मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही नील हो गई तो फिर मैं म्युनिसिपल टैक्स किस बात का अलाउ करूँ। तो उस केसेस में क्या हुआ कि आपको म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होगा जिन 2 प्रॉपर्टी का आप दिखा रहे हैं कि मेरी एनुअल वैल्यू नील है। देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपके पास चाहे 10 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें से जिस आपके टोटली अप टू द एसएससी है कि वो किन 2 हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू को चाहता है कि नील हो। और ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि जिन हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ज्यादा होगी वो उन्हीं को नील करवाना चाहेगा क्योंकि वो कम से कम टैक्स देना चाहेगा। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिला है एसएससी को। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इन केस ऑफ लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 जो है वो डील करेगा यहाँ पे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक घर है, फॉर एग्जांपल नजफगढ़ वाला, उसमें मान लीजिए 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने एक किराएदार को दे दिया। अब क्या हुआ कि 6 महीने के लिए तो किराएदार को मैंने दिया, अप्रैल टू सितंबर फॉर एग्जांपल। 1 अक्टूबर से वो किराएदार गया और मैंने कहा कि नहीं जी अब मैं ही दोनों फ्लोर पे रहूंगा। अब मैंने उसको लेट आउट भी नहीं कर रखा, कोई दूसरा किराएदार आया है भी तो मैंने उसको कहा कि नहीं जी मेरे को किराए पे नहीं देना है, अब मैं दोनों फ्लोर पे खुद ही रहूंगा, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो मुझे नीड है, तो अब मैं दोनों फ्लोर पे खुद ही रहूंगा अपनी फैमिली के साथ। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया कि केस ऑफ लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा 6 महीने का एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये नहीं कि 6 महीना ही देखना है, 4-8 भी हो सकता है, 8-4 भी हो सकता है, 11-1 भी हो सकता है और 1-11 भी हो सकता है। यानी कि पूरे साल में से कुछ दिनों के लिए तो ये लेट आउट था और कुछ दिनों के लिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था। या फिर मान लीजिए कि मैंने दिसंबर तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था, जनवरी से मुझे पैसे की नीड हुई, मेरे पास मेरी भाई उतनी कमाई हो नहीं रही, तो मैंने क्या किया कि 1 जनवरी से मैंने इसको लेट आउट कर दिया, तो ये वो केस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी is self-occupied for part of the year and let out for the remaining part of the year, then the expected rent for all year shall be taken in account for determining the GAV। यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई पार्ट है जो कि कुछ दिनों के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, लेकिन बाद में क्या हो गया बाकी कुछ दिनों के लिए वो लेट आउट हमने कर दिया, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट जो निकालेंगे
वो हमेशा पूरे साल का निकाला जाएगा, ना कि उस लिमिटेड पीरियड का जबकि वो प्रॉपर्टी लेट आउट थी। नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स किस पे लगता है, लेट आउट पे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रेंट हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे पूरे साल का। यहाँ पे पार्ट बी में दिया भी हुआ है कि द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर वूल ईयर शैल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड एंड विच एवर इज हाइएस्ट शैल बी अडॉप्टेड एज द जीएवी। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा कि एक्सपेक्टेड रेंट मैं निकालूंगा पूरे साल का, और जो यहाँ पे एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट मान लीजिए मुझे 6 महीने का ही मिला। अब एक्सपेक्टेड रेंट मैंने 12 महीने का निकाला, हो गया 1,20,000, और मान लीजिए मेरा एक्चुअल रेंट था 15,000। मैंने दिया है 6 महीने के लिए रेंट पे, तो मेरा जो एक्चुअल रेंट हो गया 15 इंटू 6 यानी कि 90,000 आया। अब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 120, एक्चुअल रेंट हुआ 90, तो इनमें से जो भी हाइयर होगा, जो हाइयर होगा उसको मैं अपना जीएवी मानूंगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज बेनिफिट दी है गवर्नमेंट ने कि जो म्युनिसिपल टैक्स है आपका वो आपको पूरे साल का अलाउ हो जाएगा, कि वो ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको पार्ट ऑफ द ईयर का ही अलाउ होगा। क्योंकि जब टैक्स पूरे पे लग रहा है, जब एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे साल का मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है म्युनिसिपल टैक्स भी आपको पूरे साल का ही मिलेगा। तो वो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी जो है आपका क्लोज हो गया, सॉरी फोर्थ पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। Now let's come to the fifth point. In case of deemed to be let out property, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, यानी कि कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने एक्चुअल में लेट आउट नहीं की है, आपने एक्चुअल में रेंट पे नहीं लगाई है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भले ही आप कोई रेंट रिसीव ना कर रहे हो, आपने किसी थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर्टी रेंट पे ना दी हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम उस प्रॉपर्टी को भी लेट आउट मान लेंगे। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे ना, लेट एक्स बी दिस, तो उसी तरीके से इनकम टैक्स भी इसको मान लेगा कि आपने एक्चुअल में लेट आउट कर रखा है, और वो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसी को आपका जीएवी मान लेगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर प्रॉपर्टी को मान लेगा, इसमें भी कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स क्या है वो पढ़ते हैं हम। कि वेयर द एसएससी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ये सेल्फ ऑक्यूपेशन हो सकता है या फिर अनऑक्यूपाइड हो सकता है, सब यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। कि then the income from any 2 properties at the option of the SSC shall be computed under the self-occupied property category and their annual value will be nil। यानी कि अभी जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी किसी भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या अनऑक्यूपाइड हो, उसकी एनुअल वैल्यू को वो निल करवा सकता है। वो कह सकता है कि जो ये मेरी प्रॉपर्टीज है, मैं इसकी एनुअल वैल्यू निल करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये रेंट पे नहीं लगा रखा। लेकिन ये जो बेनिफिट होता है ये सिर्फ अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही अवेलेबल होता है। मान लीजिए कि मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहूँ तो किन्हीं भी 2 हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को निल करवा सकता हूँ, और जो थर्ड हाउस प्रॉपर्टी होगी उसको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको वो डीम्ड टू भी लेट आउट मान लेगा। यानी कि जो अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि हम मान लेते हैं कि आपने इसको रेंट पे दे रखा है, भले ही आपने उसको रेंट पे नहीं दे रखा है, कोई एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, फिर भी डिपार्टमेंट उसको टैक्सेशन पर्पस के लिए ये मानेगा कि वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, और उस पे आपका एनुअल वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा। अब क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट तो कुछ रिसीव नहीं हो रहा, आप जो जीएवी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जीएवी के लिए आप देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी ज्यादा होता है उसको आप लेते हैं। अब एक्चुअल रेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो वो तो कंसीडर होगा ही, तो सिंपल सा जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को आपका जीएवी मान लिया जाएगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से जो म्युनिसिपल टैक्स आपने एक्चुअल में पे किया है, अब क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो बेनिफिट जहाँ पे आप मिलना चाहिए आपको वो भी देगी, जो म्युनिसिपल टैक्स आप पे कर रहे हैं वो माइनस होके आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा और उस पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, सॉरी आपका फिफ्थ पॉइंट भी हो गया हमारा यहाँ पे। और इसमें क्या है कि जो भी जैसे मैंने बताया कि इन केस ऑफ, ये तो हो गया हमारा, हाँ, द ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर इन अ मैनर बेनिफिशियल टू द एसएससी। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने बताया कि एक की थी 10 लाख वैल्यू, एक की 5 लाख, एक की 4 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए मैं उसी की एनुअल वैल्यू नील करवाऊंगा।
मान लीजिए मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी ए बी सी, ए की वैल्यू है 10 लाख, बी की है 5 लाख, सी की है 4 लाख। तो मैंने कहा कि जो मेरी प्रॉपर्टी ए और बी है, इन दोनों की वैल्यू मैं नील करवा रहा हूँ और थर्ड पे मैं टैक्स दे दूंगा, उसको आप डीम टू बी लेट आउट मान लीजिए। ये मैंने कहा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने मुझे फुल छूट दे रखी है। अब उस 4 लाख पे जो भी टैक्स आया मैंने टैक्स दिया। ये हो गया 2023-24 की बात फॉर एग्जांपल। 24-25 में जब मैं आया तो क्या हुआ कि जो मेरी प्रॉपर्टी ए थी उसकी वैल्यू हो गई 15 लाख, प्रॉपर्टी बी की वैल्यू हो गई 20 लाख और प्रॉपर्टी सी जो है उसकी वैल्यू हो गई 25 लाख। उल्टा हो गया इस बार। तो अब डिपार्टमेंट ने क्या कह रखा है कि मैं ईयर आफ्टर ईयर देखूंगा कि मेरे लिए एज एन एसएससी क्या बेनिफिशियल है। तो मैंने साल 23-24 में क्या लिया था, मैंने ए और बी की वैल्यू नील करवाई थी क्योंकि उसी में समझदारी थी। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ज्यादा टैक्स आएगा तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा, कम टैक्स वाले को पे मैं प्रॉपर्टी पे टैक्स देना चाहूंगा। अब 24-25 में मैं आया फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी सी जिसकी सबसे कम वैल्यू थी उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। तो अब यहाँ पर समझदारी क्या कहती है कि मुझे कौन सी दो प्रॉपर्टीज नील करवानी चाहिए, प्रॉपर्टी ए बी सी इन तीनों में से कौन सी दो प्रॉपर्टी नील करवानी चाहिए। प्रॉपर्टी ए की वैल्यू है 15 लाख, प्रॉपर्टी बी की 20 लाख, प्रॉपर्टी सी की 25 लाख। तो देखिए समझदारी इसी में है कि इस साल जो मैंने एग्जेम्प्ट करवाई थी अपनी प्रॉपर्टी जिसकी एनुअल वैल्यू नील करवाई थी, मैं उसको चेंज करूं और प्रॉपर्टी बी और सी की वैल्यू को नील करवाऊं और जो प्रॉपर्टी ए है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट करवाऊं। और देखिए गवर्नमेंट ने जब मुझे ऑप्शन दे रखा है तो मैं उसका यूटिलाइज क्यों ना करूं, मैं उसका बेनिफिट क्यों ना लूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो एसएससी है वो कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी की एनुअल वैल्यू नील होगी और प्रॉपर्टी ए जो है इस पे मैं टैक्स दूंगा। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ पॉइंट भी क्लोज हो गया है। मुझे लगता है अब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं सब कुछ आज। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वो है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको मैंने एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है कि जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। और यहाँ पर सेक्शन कौन सा अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 23 सब सेक्शन 5। देखिए सेक्शन 23 है हमारा, उसमें सब सेक्शन चेंज होते चले जा रहे हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए इन सम केसेस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपरटेनेंट thereto may be held as stock in trade and the wool or any part of the property may not be let out during the wool or any part of the previous year. In such cases annual value of such property or part of the property shall be nil, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैंने एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है और उसको मैंने लेट आउट नहीं किया है, तो उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगी वो हमेशा नील मानी जाएगी। लेकिन द बेनिफिट वुड बी अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर्स। अप टू 2 ईयर्स को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है आपको, अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन of the property is obtained from the competent authority। यानी कि ये क्या कह रहा है कि देखिए जो भी स्टॉक इन ट्रेड मैंने अपनी किसी प्रॉपर्टी को दिखा रखा है, अब मैंने उसको रेंट पे दिया नहीं तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी। लेकिन जो ये जो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, ये मुझे तब तक ही मिलेगा, कब तक, सिर्फ 2 साल तक। और वो 2 साल कहाँ से काउंट होंगे, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, मान लीजिए कि 10 अक्टूबर 2023 की बात है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 23-24। उस 10 अक्टूबर को मुझे मेरा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी है उसका जो प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो कब हुआ है, 10 अक्टूबर 2023 को, और उसी दिन मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कंपीटेंट अथॉरिटी से। अब कौन से फाइनेंशियल ईयर में मिला है, 23-24 में। तो वो जो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा 23-24 का, वो होगा 31 मार्च 2024 को। तो वहां से अगले 2 साल यानी कि आपको 10 अक्टूबर से नहीं देखना है कि किस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है आपको देखना है कि वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, और जिस भी फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है उस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे होगा उस लास्ट डे से अगले 2 साल आपको देखने हैं। यानी कि 31 मार्च 2024 के अगले 2 साल आपको देखने हैं, यानी कि 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26 में जाके वो 2 साल आपके खत्म होंगे। तो ये जो बेनिफिट है नील वैल्यू का, ये आपको 31 मार्च 2026 तक ही मिलेगा, जो स्टॉक इन ट्रेड का केस होगा उसमें। तो यहाँ पे भी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर।
In case of house property, a portion let out and a portion self occupied. देखिए मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका एक पोर्शन तो मैंने लेट आउट कर रखा है लेकिन एक पोर्शन मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। मान लीजिए मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ही 2 रूम बना रखे हैं, एक रूम में मैं खुद रह रहा हूँ, एक रूम मैंने अपने किराएदार को दे रखा है। तो जो उसका टैक्सेशन होगा वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शेल बी कंप्यूटेड सेपरेटली, यानी अलग से अंडर द लेट आउट प्रॉपर्टी कैटेगरी, एंड द अदर पोर्शन और पार्ट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड शेल बी कंप्यूटेड अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैटेगरी। देखिए अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में भी आपको एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि आधा तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और आधा मैंने लेट आउट कर रखा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आधा मैंने लेट आउट किया है उसके लिए मैं एनुअल वैल्यू अलग से डिटरमाइन करूंगा और जो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो मैं अलग तरीके से डिटरमाइन करूंगा। और यहाँ पर पूरी हाउस प्रॉपर्टी को एज अ सिंगल यूनिट आपको डिटरमाइन करने की नीड नहीं है फॉर कंप्यूटिंग योर इनकम। आप उसको अलग अलग दिखाएं तो इससे क्या होगा कि एसएससी को बेनिफिट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि डिपार्टमेंट का कुछ नुकसान होगा कि एसएससी उस पूरी प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा उतने पोर्शन को, और जितना लेट आउट कर रखा है उसको लेट आउट माना जाएगा। Municipal value, fair value, standard rent, if not given separately, shall be apportioned between the let out portion and self-occupied portion either on the plinth area or built up floor space or on such other reasonable basis। यानी कि मान लीजिए कि अब जैसे मैं एक्सपेक्टेड रेंट निकालता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें तो मैंने आधा खुद ले रखा है आधा रेंट पे दे रखा है। अब जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो तो पूरे हाउस का निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें एरिया वाइज होता है कि हाँ मेरा घर के आधे हिस्से का एक्सपेक्टेड रेंट इतना हुआ आधे का हिस्सा इतना हुआ। अब मान उसको क्या हुआ कि उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कि उसको प्रोपोर्शनेट बांटना पड़ेगा। अब प्रोपोर्शनेट बांटना कैसे है ये आपको नहीं देखना है, इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में दिया होगा। तो जब दिया है तो फिर उसमें ज्यादा माथापच्ची करने की नीड नहीं है। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस में होगा। अभी एरिया, फ्लोर, बिल्टअप फ्लोर, ये सब आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्या है। आपको सिंपली याद रखना है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा और प्रोपोर्शनेट बेसिस आपको एग्जाम में दिया है, बात खत्म। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी आपका ईच पोर्शन में ही मिलेगा, ये आपको पूरे का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस if given on a consolidated basis can be bifurcated as attributable to each portion or floor on a reasonable basis। यानी कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको बताएगा कि आपको कितना जो है म्युनिसिपल टैक्स इस पोर्शन के लिए है और कितना इस पोर्शन के लिए। मैंने पूरे घर का मान लीजिए 1 लाख म्युनिसिपल टैक्स दिया है एमसीडी को। अब उसमें से 50% था मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, 50% था मेरे लेट आउट के लिए। तो जो लेट आउट वाले में मेरे को बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 50,000 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरे 1 लाख को कहूंगा कि जो मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी कर रखी है आधी वाली, आधी प्रॉपर्टी पे जो मैंने लेट आउट दे रखा है पूरा म्युनिसिपल टैक्स उसका है और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका जीरो है। तो ये चीज तो हो नहीं सकती। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे टैक्सेबल वैल्यू हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालेंगे, वैसे ही जो म्युनिसिपल टैक्स जो हमने दिया है उसको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। और कैसे करना है ये ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये सातों जो केसेस थे कि सात टाइप की प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे फर्दर चलते हैं हम इस चैप्टर में। देखिए अगला पॉइंट है हमारा अनरियलाइज रेंट, यानी कि ऐसा रेंट जो कि रियलाइज नहीं हुआ या फिर आपको मिला नहीं है या फिर मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे रेंट का मान लीजिए कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टेनेंट था, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रेंट पे दिया था अपना हाउस 12 महीने के लिए। 10 महीने का तो रेंट आ गया, अब 2 महीने का रेंट मिस्टर बी दे ही नहीं रहे हैं और उन्होंने घर भी छोड़ दिया है। रेंट एक तो दे नहीं रहे प्लस घर भी छोड़ दिया, या फिर घर नहीं भी छोड़ा है
तो वो क्या है कि रेंट दे नहीं रहे, अब मिस्टर ए परेशान हो चुके हैं और मिस्टर बी वो रेंट देने वाले भी नहीं है और मिस्टर ए चाह रहे हैं कि वो कैसे भी हो मेरे घर से निकले। तो इस केसेस में क्या होता है कि अब नॉर्मली हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो आपका एक्चुअल रेंट होगा वो एक्चुअल रेंट हम मानेंगे कि जो आपको रिसीव हो गया या रिसीवेबल है पूरे साल में, उसको हम एक्चुअल रेंट मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रेंट है जो कि अनरियलाइज रेंट है, यानी कि वो रेंट ना आपको मिला है ना ही मिलने वाला है, उसका अब कोई तरीका बचा ही नहीं है कि जिससे वो रेंट आप रिकवर कर सकें, तो उस रेंट को हम एक्चुअल रेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए इसका एक्सपेक्टेड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से, म्युनिसिपल वैल्यू से, किसी से या फेयर रेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस अनरियलाइज रेंट जो है ये प्योरली एक्चुअल रेंट के केस में फॉल करता है, ये उससे रिलेटेड है। तो जो एक्चुअल रेंट है आपका, उसमें क्या होगा कि जो अनरियलाइज रेंट है हम वो माइनस कर देंगे। मान लीजिए कि मैंने 12 महीने का किया, 12,000 के हिसाब से मान लीजिए 1,44,000 बना। अब 2 महीने का रेंट मुझे मिला नहीं, अनरियलाइज रेंट है, और मिला नहीं का मतलब मिलने वाला भी नहीं है। अगर ऐसा है कि अभी नहीं मिला है लेकिन बाद में मिल सकता है, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो मेरा एक्चुअल रेंट है वो पूरे 12 महीने का माना जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मिला भी नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है और मैंने सारे तरीके भी अपना लिए हैं रेंट रिकवर करने के, मैंने टेनेंट से बात की, उससे थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बात की, लेकिन फिर भी रेंट वो मुझे दे नहीं रहा, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, कोर्ट में केस भी चल रहा है लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा कि उसको मैं अनरियलाइज रेंट मानूंगा और जो मेरा टैक्स लगेगा वो टैक्स सिर्फ 1,20,000 यानी कि 10 महीने के रेंट पे ही लगेगा। बाकी 2 महीने जो अनरियलाइज रेंट है उस पे वो नहीं टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक होता है रूल 4, हमें रूल 4 की कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से ही, वैसे मैं एक बार बता भी देता हूँ, आपके लिए रीड कर लेता हूँ, लेकिन आप ये चीजें खुद से भी पढ़ लीजिएगा कि द टेनेंसी इज बोनाफाइड, यानी कि जो आपने किराएदार को जो रूम रेंट पे दिया था वो किसी गलत पर्पज से नहीं दिया था, और जब आपने दिया था तो उस टाइम वो बोनाफाइड था, यानी कि मतलब वो सही थे। ठीक है। और सेकंड है कि द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, या तो जो किराएदार है वो घर छोड़ चुका है या फिर आपने रीजनेबल स्टेप्स जो है ले लिए हैं कि उनको घर से निकालने के। तीसरा है कि द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मान लीजिए कि मेरा एक घर है नजफगढ़ में, उसमें वो रेंट दे नहीं रहा है, वहां से मैं उसको निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे द्वारका वाले घर में भी वो रह रहा है, उसने मेरे 2 घर रेंट पे ले रखे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक घर में कहूंगा कि जहाँ जो मिस्टर बी है उन्होंने मेरे नजफगढ़ वाले घर का रेंट दिया नहीं तो मैं उसको अनरियलाइज रेंट मान रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे द्वारका में तो रेंट ले रहा हूँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दे रहे तो मुझे, अब मैं उन्हें हटा रहा हूँ, तो मुझे अपनी सारी हाउस प्रॉपर्टी से उन्हें हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह तो रेंट दे रहे हैं एक जगह नहीं दे रहे। और प्लस द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। ठीक है। तो उन्होंने जो भी लीगल रास्ते होते हैं, यानी कि लॉयर के पास में गया, मैंने उस पर अपने टेनेंट पे जो लैंडलॉर्ड है उसने केस फाइल वगैरह किया और कि जिस भी तरीके से रेंट निकाला जा सके वो निकाला जाए। तो ये सारे स्टेप अगर मैंने ले ली है तब जाके अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मुझे मिलेगा, अदरवाइज जो अनरियलाइज रेंट है उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा और मुझे पूरे रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो एनुअल वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे उसमें जो एक्चुअल रेंट देखा जाता है वो पूरे 12 महीने का लिया जाएगा और जिन 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है उसको, उसका बेनिफिट जो है एसएससी को यानी कि लैंडलॉर्ड को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रूल 4 एक बार पढ़ भी लीजिएगा खुद से, बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात आती है प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस की, यानी कि जो भी टैक्स हम एमसीडी वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में है तो एमसीडी को हम देते हैं, तो जो भी टैक्स हम एज अ प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो हमें एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि एनएवी निकालने के लिए पहले हम जीएवी निकालते हैं यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आती है वो हो जाता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू पे ही आपका टैक्स लगता है। तो अब हमें देखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स अलाउ कैसे होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली में एमसीडी है, वो प्रॉपर्टी टैक्स लेवाई करती है सभी घरों पे और हम उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं एमसीडी को। तो यहाँ क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैसे अलाउ होगी, उसको अलाउ होने के लिए 2 कंडीशंस दे रखी हैं कि ये 2 कंडीशंस आप सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स अलाउ होगा। पहला कि इट शुड बी बॉर्न बाय द एसएससी, यानी कि एसएससी जो ऑनर है उसने खुद, ये कलर थोड़ा वैसे होगा, दूसरा कलर लेता हूँ मैं।
कि ये जो एसएससी है उसने खुद बियर किया हो प्लस उसने एक्चुअली में पे किया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैं आपको बता दूं कि जो भी हम इनकम टैक्स में टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं नॉर्मली वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी भी पूरा एक्रूअल बेसिस पे चलता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट है वो आपको कैश बेसिस पे यानी कि पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। मान लीजिए कि 23-24 में मैं मेरी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए मेरी नजफगढ़ वाली प्रॉपर्टी की। अब मेरा जो म्युनिसिपल टैक्स था वो था 1 लाख रुपए, तो अब मेरा एनएवी होना चाहिए 9 लाख रुपए, लेकिन मैंने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स 24-25 में पे ही नहीं किया, या जब भी उसकी ड्यू डेट थी मैंने अपनी आईटीआर से पहले वो पे नहीं किया, मैंने उसको बाद में पे किया, तो मुझे उस म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा नहीं। जब मैंने पे ही नहीं किया तो बेनिफिट किस बात का। तो ये जो चीज है, ये जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये आपको तब अलाउ होगा जब आपने इसको एक्चुअल में पे किया है। तो अगर मैंने इसको पे नहीं किया, भले ही एक्रू हो गया है, एक्रूड बेसिस पे यहाँ पे नहीं चलता है, प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो कंप्यूटेशन है वो पूरी हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल टैक्स हम इसको पेमेंट बेसिस पे लेंगे। तो अगर मैंने पे किया है तो मेरे को बेनिफिट अलाउ होगा, पे नहीं किया तो बेनिफिट अलाउ नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए 23-24 का मैंने पे नहीं किया, अब 24-25 में मेरा 1 लाख रुपए 24-25 का हो गया और 23-24 का भी 1 लाख रुपए हो गया, अब कितना हो गया 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स है, मैंने 2 लाख पूरा 24-25 में पे कर दिया। तो मुझे 24-25 में कितना मिलेगा, तो 24-25 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, तो 24-25 में आपको पूरा 2 लाख का मिल जाएगा। जो 23-24 का आपने पहले नहीं पे किया था और जो 24-25 का अभी आप पे कर रहे हैं, तो ये दोनों ही आपको अलाउ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना आप पे करेंगे उतना आपको यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं या फिर कैश बेसिस पे कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ये हाउस प्रॉपर्टी का जो ये प्रॉपर्टी टैक्स आप पे कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है, तो उस प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी भी आपने नील करवा रखी है, अगर नील नहीं करवाई है, जैसे कि हमने कहा था कि 2 हाउस प्रॉपर्टी तक आप वैल्यू नील करवा सकते हैं, तो उन 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपका म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर कोई थर्ड हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन उसकी एनुअल वैल्यू आप डिटरमाइन करवा रहे हैं या उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर आपको म्युनिसिपल टैक्स अलाउ हो जाएगा। ठीक है, डन। तो फिर आगे चलते हैं। अब बारी आती है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। अभी हमने देख लिया कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारा नेट एनुअल वैल्यू कैसे आता है। अब इसमें से कुछ डिडक्शन देती है गवर्नमेंट हमें, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो कहता है कि कुछ डिडक्शन मिलेगा। अब वो क्या होता है, वो दो टाइप के डिडक्शन होते हैं। एक तो होता है आपका फ्लैट डिडक्शन, होता है 30% ऑफ एनएवी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपका कुछ खर्चा वगैरह जो होता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी केस में आपको अलाउ नहीं होता है, जो आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो किराए पे देते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी आपका खर्चा अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट फिक्स आपको डिडक्शन देती है 30% ऑफ एनएबी। पहले आ गया आपका जीएवी, जो आपने एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट में से हाइयर वाला लिया, अब उसमें से आपने माइनस किया म्युनिसिपल टैक्स जो आपने एक्चुअल में पे किया, तो आपका क्या आया एनएवी। अब एनएवी मान लीजिए मेरा आया 1000 रुपए, तो उसमें से क्या है कि ऑटोमेटिकली 30% कम हो जाएगा, यानी कि 300 रुपए का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं नीचे देख लेंगे। तो 30% ऑफ एनएबी का बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और दूसरा बेनिफिट होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि मान लीजिए मैंने घर अपनी हाउस प्रॉपर्टी बनाई, अब बनाने में मेरे पास उतना पैसा था नहीं, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईसीआईसीआई बैंक से या फिर एचडीएफसी बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का, अब उस पर मैं 8% के हिसाब से अपना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ अपनी हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए जो मैंने लोन लिया था, वो इंटरेस्ट भी मुझे इस सेक्शन में अलाउ हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिटेल में भी पढ़। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा आपका कि आपने पहले जीएवी निकाला, फिर उसमें से जितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया पेमेंट बेसिस पे आपको वो अलाउ हो जाएगा। फिर आपका एनएपी आया। अब एनएवी में क्या है कि आपका 30% का फ्लैट डिडक्शन आपको अलाउ है एज पर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। तो यहाँ क्या है कि इसमें आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखा जाएगा। मान लीजिए कि मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे लगाया, अब उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिनोवेशन वगैरह, मतलब अलग अलग तरीके के खर्चे हुए, उसमें मान लीजिए मेरा 50% ऑफ एनएवी मेरा खर्च हो गया,
या फिर मेरा 10% ही हुआ है। तो गवर्नमेंट यही कि हमें नहीं पता कि आपका 30% से ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, या फिर 100% ही हो गया है, या आप लॉस में ही चले गए। हम आपको फ्लैट 30% का डिडक्शन देंगे, भले ही आपका जीरो खर्चा हो, आपका एक्सपेंस जो है बिल्कुल निल है, आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है, तो भी आपको फ्लैट जो है वो 30% का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें भी क्या है कि दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो कौन से केसेस हैं कि देखिए, दो हाउस प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनमें आपका एनुअल वैल्यू होता है निल होता है। एक तो हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी तक आपको पता है कि उसकी वैल्यू निल होती है। तो उन दो हाउस प्रॉपर्टी के केसेस में आपको मिलेगा नहीं ये। तो यहाँ पे आपको 30% का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एनएवी ही जीरो है, तो उस पर क्या 30% आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा होता है कि कोई भी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि जिसको आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है और लेट आउट नहीं कर रखा है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसमें क्या है कि जो अप टू 2 इयर्स तक को आपने ऊपर भी पढ़ा है कि अप टू 2 इयर्स तक उसमें बेनिफिट अलाउ होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। कि जिस भी ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के अगले 2 साल तक उस पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो जब टैक्स नहीं लगता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल सा समझना है कि मान लीजिए कि मेरी 20 लाख का मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 20 लाख रुपए। उसमें से मैंने 5 लाख रुपए आपका म्यूनसिपल टैक्स दे दिया, तो कितना हो गया मेरा एनएवी हो गया 15 लाख। अब उस 15 लाख पे मैं क्या करूंगी कि फ्लैट डिडक्शन दूंगा 30% का। भले ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आप मतलब वैसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसपे कि आप एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मोर देन 2 प्रॉपर्टी के ऊपर जो एक्सीड करती है, उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, या फिर अपने रेंट पे दे रखा है, तो हर हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा कि आपको 30% का बेनिफिट मिल जाएगा। बस उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलेगा जो कि अप टू 2 जिसकी एनुअल वैल्यू आपने निल करवा रखी है। तो जिस भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल है वहां पे आपको 30% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी हर हाउस प्रॉपर्टी में आपको 30% का बेनिफिट मिल जाएगा। अब दूसरा डिडक्शन भी देख लेते हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, फ्लैट डिडक्शन हो गया आपका, जो 30% का मिलता है। अब सेक्शन 24 सबसेक्शन बी जो है, इसमें आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स borrowed for the purpose of acquisition, construction, repair, renewal और reconstruction can be claimed as deduction। यानी कि मैंने अपना घर खरीदने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिन्यूअल कुछ भी कराया मैंने, रिनोवेशन वगैरह कुछ भी कराया, तो उसके लिए मैंने कोई लोन लिया, अब उस पर इंटरेस्ट दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ उसको मैं एज अ डिडक्शन अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से मैं उतना डिडक्शन ले सकता हूँ। और इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड अर्लियर फॉर द अफोरसेड पर्पस, यानी कि सेम पर्पस के लिए, इज आल्सो एडमिसेबल एज अ डिडक्शन। मान लीजिए कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक से 10 लाख का लोन ले रखा है। अब उसको मैंने लोन किस लिए लिया था, मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए, मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या रिनोवेशन के लिए, जिस भी चीज के लिए लिया था, और मैं उस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अब वो लोन हो गया ड्यू, अब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, मैंने कहा कि आप मेरे को 5 लाख का लोन दे दो। मैंने वहां से 5 लाख का लोन लिया और उस लोन से आईसीआईसीआई का लोन जो था वो रीपे कर दिया। अब मैं इंटरेस्ट किसे दे रहा हूँ, आईसीआईसीआई का लोन तो रीपे हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहा। अब मैं इंटरेस्ट किसे दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट एचडीएफसी को। तो जो लोन मैंने एचडीएफसी से लिया है और जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो हमेशा आपका एक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, यानी कि अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट नहीं भी पे किया है तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो लेट इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, मान लीजिए कि मेरा ड्यू डेट था 31 मई पे करने का, लेकिन मैंने पे कब किया 30 जून को, तो जो लेट आप पेमेंट करते हैं ना लोन की, तो बैंक आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो जो लेट पेमेंट वाला इंटरेस्ट चार्ज है वो आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो आपने एक्रू कर लिया है लोन का अमाउंट, ओरिजिनल लोन पे जो इंटरेस्ट था वो आपको अलाउ हो जाएगा। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा 10 लाख का लोन है, अब उस पे 8% के हिसाब से 80,000 रुपए इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब मैंने 80,000 रुपए पे नहीं किए, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि सिंगल पेमेंट है, मुझे पे करना था 31 मई को, मैंने पे किया नहीं, लेकिन वो 80,000 क्या हो गया, वो मुझे अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है।
मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में हर चीज एक्रूअल बेसिस पे अलाउ है एक्सेप्ट म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपका वो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, बाकी सब कुछ आपको एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है। तो यहाँ जो 80,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है मैंने पे नहीं किया, अब लेट हो गया, तो अब मेरे को अलाउ, ये इंटरेस्ट तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन जो मैंने लेट पे किया है तो ऑब्वियस सी बात है HDFC ICICI वाले मेरे से पैसे तो लेंगे ही एक्स्ट्रा। वो बोलेंगे भाई आपने लेट हमें पेमेंट की है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दीजिए। जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चाह रहा है ना, उसका डिडक्शन मुझे अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से पेनल्टी हो गई, मैंने लेट पेमेंट की थी इस वजह से वो बैंक ने पेनल्टी लगाई है मेरे ऊपर, तो वो चीज मेरे को यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। लिमिट देख लेते हैं सेक्शन 24 सब सेक्शन बी की क्या है। कि देखिए अब आपको जैसे कि पता है कि दो टैक्स रिजीम है, एक तो हो गया आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC और दूसरा हो गया आपका ओल्ड टैक्स रिजीम। तो देखिए अगर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में बता दूं कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जी हाँ, आपको न्यू टैक्स रिजीम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि आपको अप टू 2 लाख रुपीस तक का बेनिफिट अलाउ था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 24B का यानी कि जो भी आपने लोन लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सॉरी। हाँ, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या है कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है आपकी, इस केस में क्या है कि आप चाहे न्यू टैक्स रिजीम में हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में, दोनों में ही आपको एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट अलाउ हो जाएगा। यानी कि जितना भी इंटरेस्ट आपका एक्रू हुआ वो आपका पूरा अलाउ हो जाएगा। और जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो 2 लाख की लिमिट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने 10 लाख इंटरेस्ट पे किया तो 10 लाख का 10 लाख मुझे अलाउ हो जाएगा, चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो। लेकिन जो ये मैं इंटरेस्ट क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे 24B में, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्निशिंग ऑफ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है आपका डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में। यानी कि क्या होता है कि जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है। जैसे कोई FD वगैरह भी आप करवाते हैं तो इनकम का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है, ऐसे ही कोई लोन वगैरह आप लेते हैं तो लोन का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है, लोन का पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आता है कि किस किस महीने में आपको कितना कितना पैसा पे करना है और उसमें कितना इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, कितना प्रिंसिपल लोन का कॉम्पोनेंट है। तो वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फर्निश करना मैंडेटरी, मतलब फर्निश क्या करना है, आपके पास होना चाहिए। कभी अगर स्क्रूटनी वगैरह हुई तो आपको अपने डिपार्टमेंट में आपको जमा कराना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमने पूरा हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से कवर कर लिया है, तो मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जब तक आप इसको 3-4 बार अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह। इसके अलावा जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डालूंगा आगे चल के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से और बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट जो कि अभी आने वाला है आप सबका। होपफुली सबका अच्छा हो, और अगर किसी का क्लियर नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, देखिए ट्राई करते रहना चाहिए। CS ऐसे एग्जाम है जिसमें अगर आपने ये सोचा कि मैं फेल हो गया तो यार बेकार है सब कुछ, ये बेकार कोर्स है फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब आप इस कोर्स के लिए बने ही नहीं हो। क्योंकि ये कोर्स है ही ऐसा कि जिसमें जो बच्चा मान लीजिए फेल नहीं हो रहा ना, तो उसने एक्चुअल में CA ठीक से की ही नहीं है। ये CS तो ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें फेल तो मतलब बच्चे होते ही हैं। और जब आप इस कोर्स में आए थे, जब आपने एडमिशन लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये सोच के लिया होगा, आपको पता होगा पहले से कि हाँ ये टाइम टेकिंग कोर्सेज हैं। क्योंकि इसमें जब आप बन जाएंगे CA या CS तो आप कमाएंगे भी लाखों में। तो अगर आपकी कोई बड़ी चीज अचीव करनी है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो ये कोर्स ही छोड़ दूं या फिर मुझे करना ही नहीं है, या फिर ये कोर्स ही बेकार है, इस टाइप के थॉट्स आपके पास नहीं आने चाहिए। तो इसमें क्या है कि अच्छे से बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, राम जी से, कि अच्छा रिजल्ट आए। बाकी जो बच्चे मे के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से ही एकदम इस तरीके से माइंडसेट आपका होना चाहिए कि फेब में या मार्च में तो आपका कोर्स पूरा कंप्लीट है, और आपको देखिए 3-4 बार तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना ही करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे ना उतना आपके एरर के चांसेस कम होंगे। और साथ में रिटन प्रैक्टिस हो सकती है, तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि रिटन प्रैक्टिस है या फिर मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं, आजकल तो बहुत आ गए हैं CA CS के मॉक टेस्ट सीरीज। ICAI का भी होता है,
मॉक टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप दीजिए। जितने आप टेस्ट देंगे उतना आपके लिए बेटर है। जितने आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, अब तो 30 नंबर का एमसीक्यू मैंडेटरी हो गया है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप जितना करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।